वाह, लगता है हमारे देश में सारे टॉपरों ने, चाहे वो 10th के हों या 12th के, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से या किसी भी स्टेट बोर्ड से, सिर्फ आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज, डॉक्टर या कोई बड़ा इंजीनियर यही बनने का ठेका ले लिया है। हमारे देश में लगता है इन चीज़ों के अलावा कोई और करियर बचा ही नहीं है। क्या कभी आपने किसी भी टॉपर को कहते हुए सुना कि मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे खुद का नया स्टार्टअप शुरू करना है? जब बच्चों की सोच में ही ये चीज़ नहीं है तो ज़रूर ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई बड़ा ही झोल रहा होगा। तो आइए भारतीय युवाओं की सोच को बंदिशों में बांधने वाली उस सोच का एक एनालिसिस करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि के द फ्रस्ट्रेटेड एजुकेशन सिस्टम के कंक्लूसिव पार्ट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। ज़रा सोचिए, जब बचपन से ही किसी बच्चे को नकारात्मक ऊर्जा और लिमिटेड एरिया में बधी हुई चीज़ों को एजुकेशन सिस्टम के रूप में ही पढ़ाया और लिखाया गया हो, तो हम क्या ही उम्मीद करें कि उस देश के बच्चे थोड़ा आगे बढ़कर ये भी सोचेंगे कि इससे भी बाहर एक दुनिया है, क्योंकि बचपन से ही नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरी जा चुकी है उनके दिमाग में। आप सिर्फ मुझे 6 मिनट सुनिए और आप समझ जाएंगे कि गलती हुई कहाँ से है। तो अहम ब्रह्मास्मि में एक बार फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम पर कुछ विचार लेकर आए हैं। किसी भी देश का भविष्य किस ओर जाने वाला है, ये उस देश का एजुकेशन सिस्टम ही तय करता है। जैसी फ़ियादिन शिक्षा पाकिस्तान को अंत की ओर ले जा रही है और टेक्नोलॉजी और आधुनिकता से भरी हुई सोच जापान और वेस्ट की कंट्रीज़ को आगे लेती जा रही है, उसी तरह कुछ भारत का भी भविष्य निर्धारित होने वाला है। पर जब आज हम बात करते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो इसकी बातें, इसे सुधारने की बातें हर आदमी तो बहुत करता है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पर काम करने की बात आती है तो ये हमेशा संशय के बादलों में घिर जाती है। इस वीडियो में हम सिर्फ सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं। सॉल्यूशंस इस बात का कि जिस देश ने हमेशा चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज, राणा प्रताप, शिवाजी जैसे बड़े बड़े स्टूडेंट्स को पाला, जिस एजुकेशन सिस्टम में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी विश्व की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ रहा करती थी, आज स्थिति ये है कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की एक भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। तो आखिर इन समस्याओं के कारण क्या रहे और इनके समाधान क्या हैं? तो बात पहली मैं ये बताऊंगा कि आप वेस्टर्न कंट्रीज से अगर एक कंपैरिजन रखेंगे तो वो ये है कि हमारे देश में सपोज़ किसी बच्चे का इंटरेस्ट ऑफ फील्ड आर्ट्स है, किसी का सिंगिंग है, सपोज़ किसी को 5th क्लास से ही केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, किसी को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो भाई आप 5th क्लास से ही उस बच्चे को उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट में क्यों नहीं जोर लगवाते हो? अगर 6th क्लास से और हायर एजुकेशन तक वह इंटरेस्ट ऑफ फील्ड वाले सब्जेक्ट को ही डीपली स्टडी करेगा तो मे बी इन फ्यूचर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसी में कोई नई इन्वेंशन करे। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ 12th क्लास तक बच्चे को सारे सब्जेक्ट्स के बोझ में लाद दिया जाता है कि आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो, वी डोंट केयर, आपको सारे सब्जेक्ट्स 12th तक पढ़ने ही पड़ेंगे। तो यही चीज़ें हैं जो धीरे धीरे बच्चे के इंटरेस्ट को भी ख़त्म कर देती हैं। लेकिन अगर सच में सिर्फ उसी अगर बच्चे को इंटरेस्ट ऑफ फील्ड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसी में हायर एजुकेशन तक ले जाया जाए, बजाय इसके कि सारे सब्जेक्टों का बोझा उस पर डाल दिया जाए, तो ज़रूर ही भारत में भी नए नए इन्वेंशंस के आसार बढ़ सकते हैं। ये सब सिर्फ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अप्लाई कैसे करें, इतना बड़ा देश है ये वो। जी नहीं, जब इंग्लैंड से आया एक अकेला मैकाले पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करके बदल के अपने अकॉर्डिंग ढाल के चला गया, तो आज सबसे सही समय है उसे बदलकर जो भारत का एजुकेशन सिस्टम रहा है उस पद्धति को ही फॉलो करने का। जो 2020 में स्कूल कॉलेज पूर्णतः बंद रहे हैं और हमारे बच्चे जो आज तक पूरी तरह फिजिकली क्लासेस पर डिपेंडेंट रखे गए थे, तो आज समय है कि इस शिक्षण प्रणाली को बदल दिया जाए। ये पूरा साल भले ही हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हों, पर हकीकत ये है कि 90 से 95% बच्चों ने आधा भी नहीं सीखा है। और सीखते कैसे? कभी हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट एकेडमिक डिपेंडेंट बनाने की किसी ने सोचा ही नहीं। अगर नए एजुकेशन सिस्टम में हर सब्जेक्ट को ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि हम जितना स्कूल और कॉलेज में सीख रहे हैं उतना ही घर बैठकर वीडियो लेक्चर्स और सॉफ्ट स्टडिंग के थ्रू एक
बच्चा सीख सके। अगर ऐसी सोच रखकर हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो इन फ्यूचर कभी भी कोरोना जैसी स्थिति में हम घर पर फंसे भी तो पढ़ने में कोई भी दिक्कत सामने नहीं आएगी, न पढ़ाने में। और दूसरी तरफ ऑनलाइन स्टडीज़ को व्यवहार में लाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। समय के हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल लेना चाहिए, क्योंकि भारत में हर एक टीचर पर 40 स्टूडेंट का भार है, जो कि रशिया, फ्रांस की तुलना में 10 या 11 का है। मतलब उन देशों में एक टीचर पर 10 बच्चे होंगे, तो भारत में एक टीचर पर 40 से 60 बच्चे। वाह, ऐसे तो पढ़ लिए। इस हिसाब से 1 घंटे में एक टीचर एक बच्चे पर 1 मिनट भी ठीक से नहीं दे पाएगा, तो क्या ही बच्चों का सही विकास हो सकेगा। चलिए, अब कोरोना के बाद नई शिक्षण प्रणाली, पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ उस एजुकेशन सिस्टम को लेके रोने से अच्छा है भविष्य में हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि जिस वैदिक कल्चर को फॉलो करके हमारा देश, हमारा ट्रेडिशन इतना अपर लेवल पर पहुंच चुका था, उसमें से भी हमें कुछ अच्छे पॉइंट्स उठाने चाहिए। और इन फ्यूचर जो वर्ल्ड वाइड फॉलो की जा रहे हैं पैरामीटर्स, उन्हें भी रखना चाहिए। तो सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपने देखा होगा जो बच्चे पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं सोशली, उन्हीं बच्चों में 80 to 90% स्टेज फियर और लैक ऑफ कम्युनिकेशन जैसी शिकायतें पाई जाती हैं। तभी तो हमारे वैदिक कल्चर में हमेशा बच्चे को एकेडमिक्स से पहले खुद की इम्पोर्टेंस सिखाई जाती थी। हर चीज़ की वैल्यू करना, ये सब उसकी पर्सनैलिटी के पार्ट हुआ करते थे। तभी तो वो बच्चे बचपन से ही बात करने की रुचि और हिम्मत जुटा पाते थे। सेकंड, सिविक एंड सोशल ड्यूटीज़। देखो, हमारी सनातन पद्धति ने हमेशा से गुरुकुलों में बच्चों को आत्मनिर्भर और स्वयंसेवक होने की शिक्षा दी थी। अगर आपको गुरुकुल की बात ऑकवर्ड लग रही हो तो रिसेंटली एग्जाम्पल बता दूं, आज भी जापान, फ्रांस और इंडोनेशिया के बहुत से स्कूलों में बच्चे अपनी साफ सफाई खुद करते हैं। क्लासेस को रूटीन वाइज साफ किया जाता है, वहाँ कोई स्वीपर नहीं होते। जो चीज़ हम सालों पहले बता ही चुके हैं, अगर उस चीज़ को हमारा देश आज फॉलो करे तो ज़रूर ही हमारे देश के बच्चे भी अपना दायित्व अच्छे से समझेंगे। समाज सेवा को कोई बोझ नहीं बल्कि अपना कर्म मानेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे ही देश में आज से हजारों वर्ष पूर्व नालंदा यूनिवर्सिटी में 600 से ज़्यादा लैब्स में प्रैक्टिकली सेमिनार्स, ओरल स्टोरी टेलिंग, मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस जैसे 65 तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया जाता था। तभी तो वो बच्चे रट्टाफिकेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने में विश्वास रखते थे। आज अगर यही चीज़ हमारे बच्चों के साथ अप्लाई की जाए तो सोचिए कितना सुनहरा भविष्य हमें सामने दिख रहा है। जो आज NCERT जैसी बड़ी बड़ी बुक्स में हमें पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है कि सिर्फ मुग़लों तक ही हमारा अतीत था, हकीकत ये नहीं है जनाब। सिर्फ मुग़लों का आक्रमण और अंग्रेज़ों की गुलामी भारत का अतीत नहीं है। ये तो महान ऋषि मुनियों और वीर योद्धाओं से परिपूर्ण संस्कृति और सभ्यता रही है, और ये चीज़ आगे भी चलती रहे। आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भारत की अचीवमेंट्स को ऐड करना ही होगा। तभी बच्चों को अपनी संस्कृति से प्यार होगा और देश के लिए एक जज्बा दिखेगा, और तभी वे मन लगाएंगे और बढ़ सकेंगे। आप कॉन्वेंट स्कूलों की हिस्ट्री की बहुत सी बुक ऐसी देखिए जिसमें मोस्टली बच्चों में नफ़रत भरी गई है। सिर्फ हमारे ही देश की बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो बचपन से ही बच्चों के मन में अपनी ही संस्कृति के खिलाफ नफरत पैदा कर रही हैं। ऐसी बुक्स को नए एजुकेशन सिस्टम में तत्काल रूप से हटाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, किसी भी धर्म की आलोचना करना किसी पुस्तक का उद्देश्य है तो आप खुद ही सोचिए उस बुक को लिखने वाले की सोच कितनी गिरी हुई हो सकती है। साथ ही साथ अब नए एजुकेशन सिस्टम में ये भी ज़रूरी हो चुका है कि बच्चे फिजिकल के साथ साथ ऑनलाइन स्टडीज़ में भी उतना ही इन्वॉल्व किया जाए, जिससे बचपन से ही वो इन चीज़ों को अपने बिहेवियर के साथ जोड़ सके। ऐसे ही बहुत से की पॉइंट्स के साथ एक नए एजुकेशन सिस्टम को भारत में लाने की आज सख्त ज़रूरत है, जो फ्लेक्सिबल भी हो, समय के साथ खुद में बदलाव भी लाए, और आज की तरह नहीं कि 9th जनरेशन में आप बच्चों को आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पढ़ाए जा रहे हो। विकसित देशों की तरह हमारी एजुकेशन सिस्टम भी हर साल खुद को अपडेट करे। उम्मीद करता हूँ सभी बातें आप तक पहुँच गई होंगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। विजेताम भारत माता। जय हिंद, जय भारत।